ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। सुबह सुबह सभी के डोर स्टेप पे पहुंचने वाले अखबार की भूमिका क्या है? माना तो ये जाता है कि भूमिका ये है कि देश दुनिया में चल रही सभी घटनाओं को, बल्कि स्थानीय स्तर पे होने वाली कई सही घटनाओं को विस्तृत रूप से अखबार ही अभी तक पहुंचाते आए हैं। और तमाम वेबसाइट और मोबाइल ऐप आ जाने के बावजूद अखबारों की प्रामाणिकता पे असर ज्यादा नहीं पड़ा है। लेकिन ये अखबार क्या अपना काम पूरी तरह से कर रहे हैं? आज के समय जब मीडिया को एक तरह इस मीडिया का जो काम है वो उस पे बहुत तरह के सवाल खड़े हुए हैं, और माना जा रहा है कि वो सरकार समर्थित खबरें छाप रही है या फिर घटनाओं को इस एंगल से दिखा रही है जिसमें सरकार का समर्थन दिखाई पड़ता है, या सरकार के विचारधारा से जुड़ी जो भी कोई भी घटना को सरकारी विचारधारा के जरिए दिखाने की कोशिश होती है। ऐसे में अखबारों पे सवाल तो उठता ही है कि वो अपनी जिम्मेदारी कितनी ईमानदारी से निभा रहे हैं, और नहीं निभा रहे हैं तो उसके कारण क्या है, और आम दर्शक कैसे समझ पाएगा कि उनका अखबार उन्हें जो सूचनाएं दे रहा है वो उनमें कहाँ पे गलती है। तो उसके लिए जरूरी है कि पाठक सिर्फ किसी एक अखबार को ना पढ़े, वो दो या तीन अलग अलग भाषा के, भाषा से मेरा मतलब है अंग्रेजी और हिंदी, क्योंकि हिंदी जानने वाले ज्यादातर लोग किसी और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान नहीं रखते हैं। ऐसे में हिंदी और अंग्रेजी के अखबार पढ़ें, और इतना समय निकालना आज के दौर में जबकि रीडिंग हैबिट्स बहुत कम हो चुकी हैं, आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो हमने ये सोचा कि एक कंपैरेटिव स्टडी करते हुए अखबार आपके सामने रोज लेके आए जाएं, और आपको समझाया जाए कि अखबार में होना क्या चाहिए था, किस घटना पे कौन से अखबार ने किस तरह से कवरेज की है, उनकी हेडिंग्स का जो एंगल है वो क्या है, वो क्या दर्शाने की कोशिश करता है, और ताकि आप समझ पाएं कि आपका अखबार आपके प्रति कितना ईमानदार है। इसके लिए हम बोलते पन्ने पर आज का अखबार लाते हैं आपको। 3 दिन से ब्रेक लगा हुआ था दफ्तर की कुछ कामों के चलते, और फिलहाल मैं आपको उसी कड़ी में आगे, आज वैसे 25 फरवरी है लेकिन मैं आपको आज 22 फरवरी का ही अखबार बताऊंगी कि 22 फरवरी को क्या क्या घटनाएं हुई, उस दिन के अखबार ने क्या क्या बताया कि देश दुनिया में क्या हुआ। अखबार इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा है जो वर्तमान में लिखा जा रहा है, और एक दिन बाद ही इतिहास बन जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसे हम तारीख बार पढ़ते जाएं और सहेजते जाएं, ताकि हम कई साल के बाद लौटें तो हम किसी भी एक दिन के वीडियो के जरिए उस दिन की घटना, उससे एक दिन पहले हुई घटनाक्रम को ठीक वैसा समझ पाए जैसे अखबारों ने लिखा। एक ही घटना को अलग अलग अखबार ने किस तरह से लिखा वो समझ पाए, अखबार की सच्चाई को समझ पाए, और उसके हिसाब से केयरफुली सेलेक्ट कर पाए कि हमें कोई भी चीज पे अपनी विचारधारा या अपनी सोच बनाने से पहले कितना गहराई में जाके समझने की जरूरत है, कि हम किसी भी मीडिया संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे किसी भी प्रोपोगेंडा का शिकार ना हो जाएं। तो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और ये है बोलते पन्ने। आप देख रहे हैं आज के अखबार। आज के अखबार को सबसे पहले शुरू करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस के 22 फरवरी के एडिशन से को पढ़ते हुए, और इस एडिशन में कौन कौन सी घटनाओं का जिक्र है। सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा एमपी के मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, और मध्य प्रदेश वेलकम्स G20 डेलीगेट्स टू खजुराहो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और G20 की तैयारियां चल रही हैं, तो G20 का फर्स्ट कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग होगा यहाँ पे फरवरी 22 से 25 तक चलने वाला है, यानी कि आज की डेट तक। आज 25 तारीख है, मैं आपको 22 तारीख का एडिशन दिखा रही हूँ, तो ये 3 दिन तक यहाँ चल रहा है। फिर आ जाते हैं हमारे पहले पन्ने पर। पहले पन्ने पे क्या चीजें हैं
यूपीआई यूपीआई जिसके जरिए हम गूगल पे किसी भी तरह की बैंक पेमेंट ट्रांजैक्शन वाली जो तरीके हैं, किसी भी ऐप के जरिए हम रुपया जो ट्रांसफर कर सकते हैं, उस तकनीकी को इंडिया ने अब सिंगापुर में स्टार्ट किया है। और अगर हेडिंग पढ़े तो यूपीआई गोज ग्लोबल, इंडिया सिंगापुर स्टार्ट इंस्टेंट फंड ट्रांसफर, पीएम हेल्स न्यू एरा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसकी शुरुआत हुई है सिंगापुर में और भारत के प्रयासों के साथ, दोनों देशों के प्रयासों के साथ। इंडिया ऑन ट्यूसडे किक्ड ऑफ इट्स फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कनेक्टिविटी विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, who witnessed the launch event, stating that the linkage of the unified payment interface and Singapore's Pay Now will benefit migrant workers and professionals and school and their families for in foreign remittance between the two countries। तो दो अलग अलग देशों के बीच में जो एक दूसरे के यहाँ आते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, और जो दूसरे लोग हैं, वो वहां पर सिंगापुर में पे नाउ के जरिए और भारत में किसी भी ऐप के जरिए जो कि यूपीआई के थ्रू इस्तेमाल होती है, उसके जरिए रियल टाइम पे ये जो है फंड ट्रांसफर की जा सकेगी। एक इम्पोर्टेंट खबर हम देख रहे हैं। कल 22 तारीख 21 फरवरी को एक और इम्पोर्टेंट घटना हुई है। राष्ट्रपति पुतिन 21 फरवरी को एक अहम और घटना हुई जिसमें राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को और पूरी दुनिया को झटका देता हुए 21 फरवरी को एक और घटना हुई जिसमें राष्ट्रपति पुतिन ने पूरी दुनिया को झटका देते हुए, स्पेशली पश्चिम को झटका देते हुए, ये कहा है कि ये जो एक तरह की एक डील यहाँ पे चल रही थी, ये जो एक ट्रीटी चल रही थी जिसके तहत बताया गया था कि जो वॉरफेयर और रणनीतिक युद्ध जो शस्त्र हैं और जो हथियार हैं, उनका इस्तेमाल सीमित रूप में किया जाएगा। इस ट्रीटीज को फिलहाल इन्होंने निलंबित कर दिया है। और पुतिन, हो सकता है कि अभी ध्यान रखने की बात है कि ट्रीटी को रद्द नहीं किया गया है, फिलहाल निलंबित किया गया है। और ये घोषणा पुतिन ने बिल्कुल एक दिन बाद की है। इससे एक दिन पहले बाइडेन यूक्रेन पहुंचे थे और बाइडेन ने वहां पर अतिरिक्त हथियारों की खेप देने का घोषणा की थी यूक्रेन को। और जो भिवानी मर्डर केस चल रहा है जिसमें लगातार इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है और दिखाया है दोनों पक्षों को कि क्या क्या घटनाएं हुई वहां पर, कैसे गाय की तस्करी के मामले में, गौ तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को पहले मारा गया, पहले पीटा गया, उसके बाद उन्हें जला के मार दिया गया। और इस मामले में हरियाणा पुलिस से संबंध रखने वाले कई ऐसे गौ रक्षक सेवा दल के लोग शामिल हैं जो कि हरियाणा पुलिस के कई मामलों में हरियाणा पुलिस की तरफ से स्वतंत्र मुखबिर के तौर पर एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। तो सीधा सा इस मामले में हरियाणा पुलिस का रोल सामने आ रहा है, जिसके बारे में हरियाणा पुलिस लगातार मना कर रही है। और हरियाणा में एक सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है कि जो आप इस हेडिंग में भी देख सकते हैं, एट महापंचायत इन मानेसर अ वार्निंग फॉर राजस्थान कॉप्स, अरेस्ट मोनू एट ओन रिस्क। तो मानेसर में कल एक महापंचायत हुई है और इस महापंचायत में एक तरह से राजस्थान पुलिस को चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है कि आओ और अपने रिस्क पे मोनू मानेसर को पकड़ के दिखाओ। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि मोनू मानेसर का घर क्या पहरा दे रहे हैं गौरक्षक, और यहाँ पर बजरंग दल और दूसरे जो बीजेपी पार्टी की ही विंग्स हैं वो किस तरह से गौरक्षक कह रहे हैं कि निर्दोष गौरक्षक को जो है राजस्थान पुलिस पकड़ रही है क्योंकि राजस्थान पुलिस मुसलमानों का अपीजमेंट करना चाहती है।
और इस तरह के बयान आए हैं। और इसमें मामला ये है कि जो मरे हैं वो मृतक जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और एक एक तरह की एक नई लिंचिंग की ये घटना सामने आ रही है। लिंचिंग तो नहीं कहेंगे, एक भीड़ की हत्या तो नहीं है, ये दो या दो से तीन लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। और इस मामले में अब हुआ क्या है 21 तारीख को, उसकी और थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। इस मोनू मानेसर और इस मामले में जो आरोपी थे उनमें से एक आरोपी जो था उसकी पत्नी का मिसकैरेज हो गया इस घटना के दौरान। जबकि उन परिवार वालों का कहना है, जो है आरोपी के परिवार वालों का कहना है कि रात के 3 बजे राजस्थान पुलिस हमारे घर आई और वहां करीब 30 से 40 जो है पुलिस पर्सनल थे और इन्होंने घर में धावा बोल दिया। और वहां पर जो आरोपी है उसकी पत्नी के पेट पे लात मारी, जिससे उसका मिसकैरेज हो गया। और करीब जो 9 महीने की वो गर्भवती थी और वो बच्चे की मृत्यु हो गई, उस भ्रूण की मृत्यु हो गई। उस भ्रूण का पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद उसका इस मामले में लगातार एक सेंटिमेंट बना हुआ है हरियाणा में कि हिंदुओं पे हमला किया जा रहा है। इस तरह का सेंटिमेंट, ये जाहिर तौर पर एक राजनीतिक सेंटिमेंट है। लेकिन ये घटना कैसी हुई, ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये घटना हुई तो किस तरह हुई, ये मिसकैरेज किस तरह से हुआ, और ये महिला जिनके साथ ये हुआ। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने अब राजस्थान के करीब 30 से 40 पर्सनल के बीच में जो अनआइडेंटिफाइड हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तो ये एक बड़ा इवेंट हुआ है, एक बड़ा मोड़ आया है। और कल एक महापंचायत हुई है मानेसर में, जो इस खबर से पता चल रही है। और इनमें लिखा है कि इन महापंचायत में कहा गया कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र जा रहा है, गौरक्षकों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो जिन पे आरोप है, जिन्होंने कहा जा रहा है कि इन्होंने पहले इन 2 मुस्लिम युवकों को मारा और पीट के बाद अधमरा करके ये पुलिस के पास ले गए। पुलिस को लगा कि कहीं अब ये मर ना जाए, उसके बाद पुलिस ने इन्हें अपनी कस्टडी में नहीं लिया। तो ये जो गौ रक्षक हैं तथा कथित, ये उनको ले आए और गाड़ी में बांध के पेट्रोल से जला के बहुत निर्मम तरीके से इनकी हत्या कर दी। इस मामले में अब आरोपियों के खिलाफ ही आरोपियों के समर्थन में ही हरियाणा का समाज खड़ा हो गया है। और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, भाजपा सरकार है। तो इन 2 सरकारों के बीच की जो राजनीति है वो यहाँ दिख रही है। अखबार इसे कैसे कवर कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अखबार ने क्या क्या लिखा है, तो इसमें तो एक विस्तृत खबर है जिसमें पूरी जानकारियां लिखी हैं कि क्या क्या हुआ, कल का क्या इवेंट्स थे। अब मैं यहाँ बता दूं कि इसके अलावा सिर्फ अमर उजाला है जो खबर कवर कर रहा है। तो अमर उजाला ने कैसे कवर किया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अमर उजाला देख लेते हैं कि इन्होंने ये खबर को कैसे कवर किया है। हेडिंग बता रही है, मोनू मानेसर के समर्थन में महापंचायत। ठीक वही बात है जो इंडियन एक्सप्रेस ने लिखी है। महापंचायत में क्या क्या कहा गया ये भी है। महापंचायत में कहा गया कि महापंचायत में अमित मोकलवास ने कहा कि हर साल हजारों करोड़ रुपए के बीफ का कारोबार राजस्थान में होता है, जिसे खत्म करने के लिए मोनू मानेसर और उनकी टीम काम कर रही थी। यह बात राजस्थान सरकार को हजम नहीं हो रही है। उनके कारोबार में खलल डालने वाले मोनू मानेसर और उनकी टीम को रास्ते से हटाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर एक अलग तरह का एंगल दिया है, जिसमें जो आरोपियों के समर्थन में ये जो हो रही है महापंचायत, उसमें एक तरह का सेंटिमेंट बनाया जा रहा है कि ये जो हैं इन्होंने किसी की हत्या नहीं करी, बल्कि ये खुद विक्टिम है और ये अच्छा काम कर रहे हैं। और अच्छे काम के खिलाफ राजस्थान पुलिस इनके खिलाफ एक्शन ले रही है। यहाँ अखबार की भूमिका की अगर हम बात करें तो अखबार ने कल जो घटना हुई सिर्फ उसके बारे में लिख दिया कि कौन कौन उसमें मौजूद था, क्या क्या हुआ और महापंचायत में क्या क्या आरोप लगाए गए। लेकिन इसमें जो दूसरा पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष है, जो जुनैद और नासिर के हत्याकांड में उनके परिवारों की स्थिति है, उस बारे में अमर उजाला बिल्कुल चुप है। कोई खबर नहीं है अमर उजाला में।
अब बात हिंदुस्तान टाइम्स की करें तो हिंदुस्तान टाइम्स ने भी लगभग सेम एंगल पे खबर बना दी है और हु आर द अक्यूज्ड और एक छोटा सा जो भी अभी तक का फ्लैशबैक में जो स्टोरी में अभी तक क्या क्या चीजें हुई हैं उसको भी बताया है, डिकोडिंग द भिवानी किलिंग। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान ने इससे पहले इस मामले पे बड़ी कवरेज नहीं की है। ये पहला दिन है जब एक बड़ी कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि ये अब जाके जो 16 तारीख को जो घटना हुई उस बारे में अब जाके एक ये वो सवाल लेके आ रहे हैं जो कि आमतौर पे अखबार को मानना चाहिए कि अगर वो रोज कवरेज कर रहा है तो उसके पाठक को पता होगा। खैर हम इन्हें पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द केस? Two charred bodies were found in Haryana Bhiwani inside a car on the morning of the February 16. The Rajasthan police booked 5 men, including a Bajrang Dal member Mohit Yadav, locally known as Monu Manesar, for their alleged involvement in the death, triggered a protest by right-wing outfits. 16 फरवरी की सुबह हरियाणा के भिवानी में एक जली हुई कार के अंदर 2 शव पाए गए और जिसमें राजस्थान पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें कि बजरंग दल का एक प्रमुख मेंबर मोहित यादव, जिसे स्थानीय स्तर पर मोहित मानेसर कहा जाता है या नाम से जाना जाता है, वो भी इसमें उसका नाम भी दर्ज था एफआईआर में। जिसके बाद से जो दक्षिणपंथी आउटफिट्स हैं, जो दक्षिणपंथी कुछ संगठन हैं, उनकी तरफ से एक विरोध प्रदर्शन ट्रिगर हुए। इसके अलावा अखबारों में क्या खबर है ये देख लेते हैं। द हिंदू ने आज देख रहे हैं आपकी अखबार, आजकल अखबारों में किस तरीके का विज्ञापन दिख रहे हैं। स्टडी आईक्यू और दूसरे तरह के जो तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, ऑनलाइन तैयारी, उस तरह के आजकल बड़े बड़े विज्ञापन यहाँ दिख रहे हैं। द हिंदू में लिखा है SC to hear उद्धव्स प्ली अगेंस्ट EC ऑर्डर टुडे। तो 22 फरवरी की बात है ये। सुप्रीम कोर्ट आज उद्धव की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें चुनाव आयोग की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया था, जिसमें चुनाव चिन्ह जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह था वो शिंदे गुट को दे दिया गया, जिसके बाद विधानसभा में शिंदे गुट ने शिवसेना का जो कार्यालय था उस पे कब्जा कर लिया और उनके कई बैंक और अब ये माना जा रहा है कि इनके जो पार्टी के बैंक अकाउंट्स हैं, दूसरी चीजें हैं, उनको भी कहीं वो कब्जा ना ले। तो इस यहाँ पे सीधे से उद्धव का कहना है कि द ऑर्डर ऑफ EC अलाउज मिस्टर शिंदे टू टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ द पार्टी विदाउट ड्यूली कंसिस्टिंग इंट्रा पार्टी इलेक्शन इन अडेरेंस इन अकॉर्डेंस विद द पार्टी कॉन्स्टिट्यूट। तो इनका कहना है कि जो पार्टी का संविधान है उसमें बताया गया है कि अंतर पार्टी जो इलेक्शन है वो होना चाहिए था। किसी भी पार्टी में कौन लीड करेगा, नेतृत्व किसके पास होगा इसके लिए, लेकिन उस संविधान का उल्लंघन करते हुए EC का जो ऑर्डर है, जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, वो शिंदे को ये एक तरह का बेनिफिट देता है कि वो पार्टी की लीडरशिप ले सकते हैं। तो ये इनकी पार्टी के अंदरूनी संविधान के ही खिलाफ है। इसको लेकर इन्होंने याचिका दायर की है। देखने वाली बात होगी कि इस दिन हुआ क्या था, जिसपे हम अगले एडिशन में बात करेंगे। हिजबुल कमांडर किल्स इन पाकिस्तान में एक हिजबुल के प्रमुख रैंकिंग कमांडर जो था वाशिर अहमद पीर, और उसको जो है कुछ टेररिस्ट ने अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में मंडे को उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह की चीजें जो पाकिस्तान में अब बहुत आम हो गई हैं और लगातार वो घटनाएं हो रही हैं। पाकिस्तान जिस आतंकवाद को एक तरह से कहते हैं नर्चर करने में, एक ये जो एलिगेशन लगता है आया, उसके पीछे कई सबूत भी मिले हैं और अब वो खुद उसका जो है भागी बन रहा है, भोग रहा है। मानेसर वाले ही केस को, जो भिवानी मर्डर केस है, इसको हिंदू ने इस एंगल से लिया है कि FIR अगेंस्ट राजस्थान पुलिस फॉर कॉजिंग मिसकैरेज। असल में बड़ा हेडलाइन तो यही होना चाहिए था कि ये 2 राज्यों की आपसी राजनीति की भी लड़ाई हो गई, जिसमें पुलिस एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, ऐसा दिखता है। टफ टाइम्स फॉर आजम एज लीगल चैलेंज हिट द SP स्ट्रॉन्गमैन। ये स्टोरी एक एनालिटिकल स्टोरी है कि
लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान, जो अब 74 साल के हैं, वो सबसे प्रोमिनेंट मुस्लिम फेस रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। अब उनके घर का कोई भी सदस्य ना तो सांसद है ना तो विधायक है। अभी हाल में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को विधानसभा की मेंबरशिप से हटा दिया गया था एक पुराने मामले में, जो 2008 का केस था। अखबार बताता है कि रामपुर का जो विधानसभा क्षेत्र है, स्वार विधानसभा क्षेत्र, इसका जो बाई इलेक्शन है, उपचुनाव जिसे कहते हैं, वो हाल के दिनों में होने वाला है, जिसमें आजम खान अगर भाग लेते हैं तो इसमें इनका प्रदर्शन तय करेगा कि आगे इनके परिवार का और इनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। और क्या घटनाएं हैं उनको देखने के लिए हम देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबर एक बड़ी लंबी डीसी में 2 कॉलम ली थी, उस खबर को आगे अमर उजाला ने पेज 1 की हेडिंग बनाया है। देश में एक और अहम खबर है जो बीबीसी के एंगल से तो नहीं छपी है, लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के मामले में एक पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि बीबीसी ने ये जो कंटेंट बनाया था, ये जो भी ये डॉक्यूमेंट्री आई है, इसके पीछे विदेश में भारत के खिलाफ चल रही साजिश है। तो ये इस तरीके का ये ऑब्वियसली एक राजनीतिक बयान है। इन्होंने कहा कि भारत को लेकर पश्चिमी मीडिया में नकारात्मक खबरों पर यह कोई एक संयोग नहीं है कि 20 साल पहले हुए गुजरात दंगों पर बीबीसी ने आम चुनाव से ठीक पहले एक भित्ति चित्र रिलीज किया। यह दूसरे रास्तों से भी हो रही राजनीति है। हमारे यहाँ हो ना हो, भारत के चुनाव का मौसम लंदन और न्यूयॉर्क से शुरू हो चुका है। उन्होंने पूछा कि दिल्ली में 1984 में कई चीजें हुई, क्यों नहीं उस पर भित्ति चित्र बना। यहाँ ये बीबीसी पे सवाल बना रहे हैं कि 1984 में भी दंगे हुए थे और उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनी। इसके बाद बीबीसी ने जवाब दिया था कि 1984 में जो भी घटनाएं हुई, बीबीसी ने उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और कई रिपोर्ट्स भी की थी। तो ये सीधा सा मामला है कि हम गुजरात में दंगे हुए तो दंगे तो दूसरी जगह भी हुए थे, लेकिन क्या आप एक हिंसा को दूसरी हिंसा से जस्टिफाई कर सकते हैं? और एक बड़े पद पे रहते हुए किसी भी बड़े मीडिया संस्थान की रिपोर्ट पे सिर्फ इसलिए सवाल उठा देना कि वो पश्चिमी या बाहर विदेशी मीडिया संस्थान है, ये भी कितना लॉजिकल है और कितना फैक्ट्स पे खरा उतरता है, ये भी देखने वाली बात है। जावेद अख्तर अपनी बहुत खुले विचारों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए कई बार सरकार की निगाहों में ये रहे हैं, और किसी भी समय की सरकार हो। लेकिन जब जावेद अख्तर कि यही भाव जब पाकिस्तान में दिखे, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, तो इसको हिंदी मीडिया ने कैसे सराहा है, ये यहाँ देखने को मिलता है। जावेद अख्तर यहाँ पर फैज अहमद फैज के से जुड़े एक लिटरेचर फेस्टिवल में गए और वहां पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, सवाल था कि पाकिस्तान को लेकर भारत अपना रवैया क्यों नहीं बदलता है, हम आपस में क्यों अपनी चीजें सही नहीं कर सकते हैं। इस पे जावेद अख्तर ने कुछ जवाब दिया। जावेद अख्तर ने लाहौर में फैज फेस्टिवल में कहा कि हम मुंबई के लोग हैं, हमने देखा कि कैसे हमारे शहर पर हमला हुआ। हमलेवर नॉर्वे से नहीं आए थे, मिस्र से नहीं आए थे, वे वही लोग थे जो आपके मुल्क में अब भी घूम रहे हैं। और यह शिकायत अगर हिंदुस्तानियों के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। दरअसल एक दर्शक ने उनसे अपने साथ शांति का संदेश ले जाने और भारतीयों को यह बताने के लिए कहा था कि पाकिस्तान एक सकारात्मक मित्रवत और प्यार करने वाला देश है। तो जावेद अख्तर के जो खुले विचार हैं, यहाँ पे जावेद अख्तर के साथ भी हर व्यक्ति का एक टेस्ट होता है समय के साथ कि वो अपने विचारों को बदल तो नहीं रहा है। तो जावेद अख्तर इस मामले में हमेशा खरे साबित होते हैं। वो हमेशा अपनी जो भी खुले मन से जो भी बातें हैं वो इस सरकार के खिलाफ भी कहते आए हैं, और विदेश में भी जाते हैं तो भी वो हालांकि मेहमान के तौर पे पहुंचे हैं वहां, लेकिन उन्होंने खुले तौर पे कह दिया। तो इस मामले पर काफी प्रशंसा हुई है, और प्रशंसा यहाँ पे कंगना रनौत ने भी की है, और इन्होंने कहा है कि घर में घुस के मारा है।
तो ये, और यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि अखबार को ये स्टोरी मिली कहाँ से, कंगना रनौत के ट्वीट से ये खबर सामने आई है। हमने, अच्छा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी इन्होंने मेंशन किया। इन्होंने कहा कि हमने नुसरत फतेह अली खान और मेहंदी हसन को भारत में सम्मान दिया, लेकिन हिंदुस्तानी कलाकारों की पाकिस्तान में कद्र कम हुई है। और यहाँ पे इन्होंने लता मंगेशकर का उदाहरण दिया, जो पिछले साल ही जिनका देहांत हुआ। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर को कभी पाकिस्तान में कोई कार्यक्रम नहीं कर पाया गया। तो ये कुछ शिकायतें जावेद अख्तर साहब ने वहां पे रखी। ये एक इम्पोर्टेंट खबर अमर उजाला ने छापी है, वैश्विक घटनाक्रम के बारे में भारतीय युवाओं को जानना जरूरी। जम्मू कश्मीर का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मेला दिल्ली में शुरू, विदेश मंत्री जयशंकर बोले। अब यहाँ अगर क्या होता, कितना अच्छा होता अगर ये जो मेला है जो दिल्ली में हो रहा है कश्मीर के नाम पे, ये कश्मीर में होता तो वहां के लोग पार्टिसिपेट कर पाते। फिलहाल इन्होंने क्या कहा है उस पर बात कर लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय विश्वविद्यालय अपने कैंपस में ज्यादा से ज्यादा विदेशी छात्रों को बुलाएं। आज विश्व के 78 देशों में भारत के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यदि हमारे रिश्ते बेहतर हुए तो ज्यादा निवेश आएगा और नेटवर्किंग भी बेहतर होगी। आज के युवा, तो लगभग वही बातें कही हैं जो आमतौर पे आती रही हैं। कोई ऐसी कोई बहुत खास बात नहीं है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद थे। और अधीर रंजन, एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। अधीर रंजन, मनोज झा और जॉन ब्रिटा समेत 13 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार। तो अधीर रंजन की इसमें क्या भूमिका है इसको लेकर तो मुझे कम जानकारी है, क्योंकि बहुत अच्छे वक्ता नहीं है अधीर रंजन, और बहुत बार अपनी राष्ट्रपति को लेकर दिए बयान और बहुत तरह के अपने बयानों को लेकर, इनकी हिंदी अच्छी नहीं है और बंगाल से आते हैं, और अपने बयानों को लेकर कई बार ये बहुत आलोचना का शिकार हो चुकी हैं। लेकिन मनोज झा को सभी जानते हैं और एक प्रोफेसर हैं, और इनके जो बयान है राज्यसभा में, जो भी बयान आते हैं इनके संसद में, वो हमेशा वायरल होते रहे हैं, भाषण वायरल होते रहे हैं बयान की जगह अगर कहा जाए तो फिलहाल समेत यानी कि संसद रत्न के जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं उनमें 13 सांसदों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें लोकसभा से 8 और राज्यसभा से 5 सदस्य और 3 सेवानिवृत्त या रिटायर्ड लोग शामिल होंगे। तो यहाँ पे नाम भी अगर हम देखें तो एक भाजपा से हैं, एक भाजपा झारखंड, दूसरे भाजपा बंगाल, तीसरे कांग्रेस अंडमान निकोबार, चौथी भाजपा महाराष्ट्र, पांचवें भाजपा महाराष्ट्र, छठे भाजपा मध्य प्रदेश, सातवें एनसीपी महाराष्ट्र। ये अलग अलग पार्टी के सांसद जो हैं जिन्हें पुरस्कार मिलने वाला है वो शामिल हैं। इसमें आप ध्यान दे रहे होंगे तो भाजपा के सांसदों की संख्या ज्यादा है जिन्हें पुरस्कार मिलने जा रहा है। यहाँ ध्यान देने की बात ये भी है कि मार्च में 40 देशों के मंत्रियों ने मोदी से वार्ता की, भारत बन सकता है युद्ध रोकने का फॉर्मूला। G20 को लेकर दैनिक भास्कर ने एक एंगल निकाला है और एंगल पे बात की है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 1-2 मार्च को दिल्ली में रूस यूक्रेन पर भी चर्चा हो सकती है। मार्च में 40 देशों के मंत्रियों से मोदी की वार्ता होनी है, भारत बन सकता है युद्ध रोकने का फॉर्मूला। तो अब कितना युद्ध रुकने वाला है ये देखने की बात है, क्योंकि पिछले 1 साल में तो तमाम तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन युद्ध तो जस का तस है, साल भर होने जा रहा है। लेकिन इस एंगल से एक कंपाइल्ड स्टोरी की है, और एक यूएन में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि से एक बातचीत है सैयद अकबरुद्दीन से, और पूछा है कि इसमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं देश को। कानपुर में गोविंद नगर थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इसमें पीसीएस अफसर दंपति का पीएचडी होल्डर भाई और बीटेक पास एक और अन्य व्यक्ति मिलकर नोट छाप रहे थे। फिरोजाबाद में नोट ये छप रहे थे। कानपुर में इसकी सप्लाई का केंद्र था, जहां से पूरे प्रदेश में 40,000 से 1 लाख के नोट सप्लाई किए जा रहे थे ये कीमत के। पुलिस ने 3 आरोपियों को नकली नोटों के साथ और नोट छापने की मशीन के साथ अरेस्ट किया है। तो ये चीजें चल रही हैं जो हम
कितने समय के बाद पकड़ी गई, कब से चल रहा था, ये तो नहीं पता चल रहा है खबर पढ़ के। और आरोपियों ने कहा है कि यूट्यूब में नकली नोट बनाने के कई वीडियोस के जरिए उन्होंने इस जानकारी का पता लगाया और उसके बाद ये धंधा, क्राइम एक तरह से कहिए तो, शुरू किया। तो कितना क्राइम पे कमांड है यूपी में, ये तो ये घटनाएं बता ही रही हैं, जो कि लंबे समय से चल रही थी, अब जाके पकड़ी गई। दैनिक भास्कर अपनी बड़ी सी और खास तस्वीरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर तूफान के कारण सुपर ब्लूम में देरी। और यह तस्वीर अमेरिका की कैलिफोर्निया के पेरिस स्टील पीक की है। वहां इस समय पॉपी या पोस्ता या खरखस खसखस के फूल कम तादाद में है। आमतौर पर इस वक्त यह घाटी पूरी तरह से पॉपी से लगदक रहती है। मार्च तक आते आते यह सुपर ब्लूम में तब्दील हो जाती है, लेकिन कैलिफोर्निया में आए तूफान के चलते जनवरी में जमकर बारिश हुई है। इस बार सुपर ब्लूम में देरी हो रही है। वैसे इस साल 2017 की तरह वाइल्ड फ्लावर पॉपी की सुपर ब्लूम होने की उम्मीद थी, जो पहले निचले क्षेत्र और बाद में ऊंचाई वाले क्षेत्र में तेजी से फैलता है। इससे पूरी घाटी सुनहरी नजर आती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा फोटो लगाया है। हिंदी अखबार बहुत ही कम फोटो लगाते हैं आमतौर पर। स्पेस, वो फोटो को स्पेस किलिंग मानते हैं कि इतना महंगा स्पेस है, इसको हम एक बड़ी सी तस्वीर लगा के क्यों वेस्ट करें और इतना रुपया का क्यों नुकसान करें। वो इसे एक अपने फाइनेंस के नजर से देख रहे होते हैं। लेकिन दैनिक भास्कर आप देखिए, करीब करीब आधे पन्ने से थोड़ी सी कम जगह में ये बड़ा सा तस्वीर लगाया है। और अमेरिका से 13 साल पुरानी परमाणु संधि से पीछे हटा रूस, ये खबर मैं पहले ही, जिस पे लंबी चर्चा हो चुकी है हमारी। और बाकी की घटनाएं हैं। ईरान का फाउंडेशन रुश्दी के हमलावर को इनाम में देगा जमीन, कहा अब लेखक जिंदा लाश से कम नहीं। ये देखिए कि ये जो सनक है लेखकों और जो विचारवान लोग हैं उनके खिलाफ, जो भारतीय मूल के जो हैं, अब अमेरिकी लेखक कहे हैं सलमान रुश्दी, और इन्होंने इनकी आंख एक खराब हो गई एक हमले में। और उसमें जो आरोपी था वो, उसको अब चीन का एक फाउंडेशन जो है वो इनाम में जगह जमीन देने वाला है। उसने कहा है कि ये अब लेखक मरा नहीं तो क्या, लेकिन एक जिंदा लाश के रूप में तो तब्दील हो ही गया। और हुआ क्यों था ये भी देख लेते हैं। स्टैनिक बर्ड से सलमान रुश्दी का चौथा उपन्यास था। कई देशों में यह उपन्यास बैन है। यह 1988 में प्रकाशित हुआ, इसमें जापानी ट्रांसलेटर हितोशी इगाराशी की हत्या कर दी गई थी, जबकि इटालियन ट्रांसलेटर और नॉर्वे के पब्लिशर पर भी हमले हुए थे। यानी कि ये उपन्यास से संबंधित जो जो लोग हैं उन पे हमले हो चुके हैं। और अब फाइनली पिछले साल ये जो लेखक हैं भारतीय मूल के, इनके ऊपर भी बहुत जानलेवा हमला हुए थे और कैसे भी बेचारे बच गए। रुश्दी की तारीफ करने पर दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल की महिला लेखक जैनब प्रिया पर भी हमले हो चुके हैं। और ये पिछले साल एक जगह पे ये भाषण देने जा रहे थे और जस्ट उससे पहले एक जो हमलावर था उसने इनके ऊपर हमला कर दिया। आप देखिए कि 1988 में जो उपन्यास छपा, उस उपन्यास को पढ़ के एक नए उम्र के लड़के ने वो ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। तो ये धार्मिक कट्टरता है जो हमें देखने को मिलती है और लेखकों के खिलाफ ये बहुत बुरी तरह से सामने आई। तो ऐसा है आज का, यानी 22 फरवरी का हिंदी का अखबार। बहुत बहुत शुक्रिया।